नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है कपिल सिक्का और जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्लीट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो कंप्लीट करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल रिलेशंस को आज हम देखेंगे। ये कंप्लीट 1 ईयर के रहेंगे, जिसमें मई 2020 से अप्रैल 2021 तक के क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं। ये क्वेश्चंस आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए, 2022 भी अगर आप जा रहे हैं तब भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा स्टैटिक और डायनेमिक दोनों तरह से इस सीरीज़ को करने की कोशिश करेंगे। पहला सेट इसका आ चुका है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ से अब दूसरा सेट शुरू करते हैं। आप स्टडी आई क्यू पे हमसे इन विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं। आप इसके पीडीएफ्स @कपिल लाइव से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप मुझे @कपिल सिक्का पे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया, कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ होगी। 10 सेट इस सीरीज़ में आएंगे। 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट 1 ईयर का कवरेज यहाँ पे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 2 क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप देख पा रहे हैं तो इट इज़ अबाउट सिनकाकू आइलैंड। दीज आर द डिस्प्यूटेड आइलैंड्स बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, बहुत न्यूज़ में था पिछले साल। आपको बताना है इसमें कौन सी कंट्रीज़ के बीच में सेनकाकू आइलैंड जो है उसका डिस्प्यूट चल रहा है। तो आइलैंड्स बहुत फेमस हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ सॉल्व करने से पहले। कहीं ईस्ट एशिया में ये डिस्प्यूट चल रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है। तो कोशिश कर सकते हैं। अब आप, आशा करता हूँ आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि कंप्लीटली सीरीज़ पर डिपेंडेंट मत होइए, थोड़ा सा अपने एंड से भी मेहनत करिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो जैसा कि आप इसका आंसर अगर ठीक लगा पाए हैं सी, तो बात सही है, क्योंकि ये चाइना, ताइवान और जापान के बीच में एक डिस्प्यूटेड अनइनहैबिटेड आइलैंड है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि रिसेंटली क्या हुआ, सदर्न जापान की एक काउंसिल ने, लोकल काउंसिल ने एक बिल अप्रूव कर दिया और बोला ये जो सेनकाकू आइलैंड है इसका नाम बदल के तोनोशिरो सेनकाकू कर दो। ठीक है, तो इसको सेनकाकू आइलैंड को तोनोशिरो सेनकाकू कर दो, जिससे जापानीज़ इस पर अपना जो कब्ज़ा है वो जमा पाए। जापानीज़ ये बात क्लेम कर पाए कि ये हमारे ही आइलैंड्स हैं। देखो, ये तीनों कंट्रीज़ के बीच में, ताइवान, जापान और चाइना के बीच में एक बहुत पुराना डिस्प्यूट है ईस्ट चाइना सी का, जिसमें क्लियरली डिमार्केट नहीं हो पा रहा है ये आइलैंड किसके अंडर में आते हैं। तीनों कंट्रीज़ कंटेस्ट करते रहते हैं और यही कहते हैं कि आइलैंड हमारे ही हैं। सेनकाकू को दियायोस कहता है चाइना और तियायुताई कहता है ताइवान। तो तीनों कंट्रीज अपना अपना नाम दे देते हैं। ये डिस्प्यूटेड चलते आ रहे हैं 1972 से। इसको जापान के पास है, लेकिन डिस्प्यूट चल रहा है कि आइलैंड्स जो है ये हमारे हैं। इसका 7 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, कोई पॉपुलेशन यहाँ पे नहीं है और ये तीनों की प्रॉक्सिमिटी में आता है। अगर आप इसको मैप पे देखेंगे तो देखो, इसका रीज़न ये है कि चाइना चाहता है कि अगर ये आइलैंड मुझे मिल जाए तो मेरी ईस्ट एशिया या ईस्ट चाइना सी में मेरा जो डोमिनेंस है, हेजेमनी है, वो बढ़ जाए। जापान को लगता है कि यहाँ तक हम हैं ही, अगर ये आइलैंड हमें और मिल जाए तो यहाँ पे हमारी डोमिनेंस आ जाए। और ताइवान कहता है कि हमारा भी ईस्ट चाइना सी में डोमिनेंस बनाए रखने के लिए ये आइलैंड ज़रूरी है। जैसा कि बताया, इस पर कोई हैबिटेशन नहीं है, तो माना जाता है कि देखो ये शिपिंग लेन्स के लिए नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हैबिटेट किया जा सकता है, इसको मिलिट्री आइलैंड में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड्स अच्छे हैं। ठीक है, तो जैसा कि एरिया आप जानते भी हैं कि एरिया फिशिंग ग्राउंड्स के लिए भी अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पे फिशिंग से भी कंट्री की इनकम हो सकती है। तो इसलिए तीनों कंट्रीज क्लेम करती हैं कि आइलैंड हमारे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विद रिगार्ड टू यूनाइटेड नेशन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी 8 UNATT, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये एक ऐसी ट्रीटी है जो इंटरनेशनल ट्रेड इन कन्वेंशनल आर्म्स को रेगुलेट करती है, जो कन्वेंशनल आर्म्स होते हैं। इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। न्यूज़ में थी लास्ट ईयर, किसी कंट्री ने इसको साइन किया इसलिए न्यूज़ में आई। अब आपको देखो स्क्रीन पॉज करके एक तो ये सोचना है कि किसने साइन किया था, वो मैं आपको वैसे भी बताऊंगा ही, और इंडिया इसकी सिग्नेटरी है या नहीं है। अगर आप इस बात को समझ पाएँ तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, इंडिया जो है इसकी सिग्नेटरी नहीं है। क्या रीज़न है? क्योंकि इंडिया को लगता है ये ट्रीटी बहुत ही ज़्यादा वेस्ट डोमिनेटेड है ना। ये ट्रीटी में जो इंडिया की कंसर्न्स हैं नॉन स्टेट एक्टर को लेके, टेररिस्ट को लेके, वो कभी भी एड्रेस नहीं की गई। तो इंडिया कहती है हम इसको साइन नहीं करेंगे। तो देख लेते हैं रिसेंटली चाइना ने क्या किया। चाइना ने यूनाइटेड नेशन आर्म ट्रेड ट्रीटी UNATT को साइन किया। अब ये क्या करती है, एक इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करती है कन्वेंशनल आर्म्स में। अब कन्वेंशनल आर्म्स क्या होते हैं? छोटे छोटे आर्म्स जो होते हैं, आर्मामेंट्स होते हैं, जिसमें बैटल टैंक्स, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वॉरशिप्स, ठीक है, जो आपके कन्वेंशनल तरीके से यूज़ किए जाते हैं। नॉन कन्वेंशनल में जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे है कि इसका रेगुलेशन ये ट्रीटी करती है। ये ट्रीटी 2014 में ही फोर्स में आई है, तो बहुत नई ट्रीटी है। दूसरी बात, ट्रीटी
का जो सिग्नेटरी होता है उसका एक ड्यूटी होती है, मेंबर कंट्रीज़ की ड्यूटी क्या होती है कि वो रिकॉर्ड्स को रखेंगे इंटरनेशनल ट्रांसफर्स के, कि उन्होंने किसको आम बेचे, किससे खरीदे। तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा कि कंट्रीज कैसे कैसे आर्म्स में डीलिंग कर रही हैं, क्या वो आर्म कंट्री टू कंट्री डील किए जा रहे हैं, कहीं बीच में नॉन स्टेट एक्टर्स तो नहीं है, टेररिस्ट तो नहीं है, जैसे कोई कंट्री हम पाकिस्तान बोले टेररिस्ट को तो नहीं सप्लाई कर रही है आर्मामेंट्स। तो इन सब का एक डेटाबेस बनेगा और इसको ये भी देखा जाएगा कि आर्मामेंट्स सिर्फ डिफेंस मैकेनिज्म के लिए यूज़ किए जा रहे हैं या ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। अब जो स्टेट पार्टीज़ हैं वो बेसिकली यहाँ पे अपना पूरा का पूरा डेटाबेस को शेयर करेंगी यूनाइटेड नेशन के साथ। पूरा एक सपोर्टिंग कोऑपरेशन एग्रीमेंट है और जिसमें इस डेटाबेस को शेयर किया जाएगा। ये वॉलंटरी है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है। और इंडिया ने, जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है क्योंकि इंडिया के कंसर्न्स हैं। इंडिया कह रहा है कि अगर पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ अगर टेररिज्म को सपोर्ट करने लग जाएं या टेररिस्ट को, जैसा वो करते आ रहे हैं, आर्म्स को सप्लाई करने लग जाएं तो इसका देख रेख कौन करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है क्योंकि इस ट्रीटी में ना ऐसे कोई प्रोहिबिशंस मेंशन नहीं है कि आप जो ट्रेड हैं वो नॉन स्टेट एक्टर के साथ नहीं करेंगे, आप आर्म्स की सप्लाई टेररिस्ट लोगों को नहीं करेंगे, ऐसे कोई प्रोहिबिशंस नहीं है। बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, प्रोहिबिशंस हैं बट बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं है। बहुत वीक ट्रीटी मानती है इंडिया, कहती है बहुत वीक ट्रीटी है, हम भी अगर इसको साइन कर लेंगे तो हम फंस जाएंगे, पहले आप हमारे जो इश्यूज़ हैं, जो कंसर्न्स हैं, उसको इस ट्रीटी में एड्रेस करो, फिर हम इस ट्रीटी को साइन करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। आगे आप देखेंगे, द ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ब्रॉड बेस्ड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट BTIA इंडिया और किसके बीच में है, बहुत न्यूज़ में था लास्ट ईयर। तो जल्दी से स्क्रीन पॉज करो और इसका आंसर देने की कोशिश करो। जैसा कि आप देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब इंडिया EU समिट हुई थी 15th, वर्चुअल मीडियम से हो रही है, कोविड चल रहा है, वहाँ पे एक पार्टनरशिप भी एक्सप्लोर की गई है और BTIA को साइन किया गया है। तो अब ये ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट क्या है, ये बेसिकली हाई लेवल डायलॉग सेट करता है फॉर मल्टीलेटरल इश्यूज, ठीक है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो भी म्यूचुअल इंटरेस्ट के मल्टीलेटरल इश्यूज हैं उसके लिए एक हाई लेवल डायलॉग को ये सेट करेगा, ठीक। अब इसके अलावा इंडिया ने EU स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप 2025 भी साइन किया है। इंडिया यूरेटम भी है, तो यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, ये भी इसके साथ ही साइन किया गया। ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑन कोऑपरेशन, डेवलपमेंट कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी साइन किया गया। और बहुत सारे अलग अदर डिक्लेरेशंस भी अडॉप्ट किए गए, जैसे कि डिक्लेरेशन ऑन रिसोर्स एफिशिएंसी, सर्कुलर इकोनॉमी जहाँ पे आप रिसाइकिल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो बहुत वेस्टेज नहीं करते, ज़ीरो वेस्ट पॉलिसी के साथ हम चलते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल करते हैं और एनवायरनमेंट को कम डैमेज करते हैं। ये सारी चीज़ों को लॉन्च करने का एक डिसीजन लिया गया और जिसमें दोनों इंडिया और यूरोपियन यूनियन रिन्यूएबल एनर्जी पे और बाकी चीज़ों पे एक साइंटिफिक कोऑपरेशन करेगा। अब BTIA में देख लेते हैं कवर क्या क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। BTIA में गुड्स कवर होते हैं, ट्रेड इन सर्विसेज कवर होती हैं, इन्वेस्टमेंट, सैनिटरी, फाइटोसैनिटरी, WTO के कुछ नॉर्म्स, मेजर्स, देन उसके बाद टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, ट्रेड रेमेडीज, रूल्स ऑफ ओरिजिन, कस्टम एंड ट्रेड। आइडिया देखो यही है, जोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, कोई इनोवेशन हुआ, किसी भी तरह का पेटेंटिंग हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट, ये सब यहाँ पर BTIA कवर करेगा। तो आइडिया ये है कि इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच में एक होलिस्टिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ जिसमें इंडिया और यूरोपियन यूनियन अपनी प्रॉब्लम्स को इस एग्रीमेंट के थ्रू बैठ के रिजॉल्व कर सकते हैं हाई लेवल डायलॉग के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट है BTIA। तो याद रखना BTIA इंडिया यूरोपियन यूनियन और BTIA इज अ ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। बहुत सिंपल है, आशा करता हूँ याद हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर। Agreement for establishment of ITTC has been signed between Iran, India and Afghanistan. It allows Indian goods to reach Afghanistan through Gwadar port of Iran. अब आपको बताना है which of the following is correct, इसमें कौन सा करेक्ट है। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल सॉल्व करना चाहते हो तो सीधी सी बात आपको पता होना चाहिए कि ग्वादर पोर्ट जो है वो ईरान में नहीं है, वो पाकिस्तान में है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, उसी के थ्रू ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया गया है, जिससे कि चाइना की एक्सेसिबिलिटी, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं कि चाइना की जो एक्सेसिबिलिटी है वो अफ्रीकन नेशंस में और यूरोप में इस रूट के थ्रू इस रूट के थ्रू
स्टैब्लिश हो पाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। अब देखिए इसका आंसर फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ये इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में एक पैक्ट है जिसमें इंडिया को एक्सेसिबिलिटी मिलेगी थ्रू चाबहार पोर्ट टुवर्ड्स अफगानिस्तान। तो इंडिया जो है यहाँ से अगर आप देखते हैं गुड्स भेजता है तो गुड्स पहुँचेंगे सीधे गल्फ ऑफ ओमान से पहले चाबहार पोर्ट पे। चाबहार पोर्ट से वो गुड्स जो हैं वाया रोड अफगानिस्तान पहुंचा दिए जाएंगे। अफगानिस्तान क्योंकि लैंडलॉक कंट्री है तो अफगानिस्तान को भी स्पोर्ट एक्सेस का बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। पाकिस्तान को इंडिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए भी ये जो प्रोजेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम से चल रहा है प्रोजेक्ट, बीच बीच में इश्यूज़ आते रहे हैं, कितनी बार प्रोडक्ट इसके कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट को लेके इश्यूज़ आए हैं, लाइसेंसिंग कॉस्ट को लेके इश्यूज़ आए हैं, बट वो सब रिजॉल्व हो गए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट आगे बढ़ेगा और इंडिया ने इस पोर्ट को डेवलप करके अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस को और ट्रेड रिलेशंस को स्टैब्लिश करना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। पीसीए के बारे में बताना है। इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज UNCLOS 1986। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन द हेग, नीदरलैंड्स। इंडिया पीसीए का मेंबर है। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो देखो सबसे पहली चीज़ आपको पता होगा कि UNCLOS के चलते पीसीए को स्टैब्लिश नहीं किया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग, 2 and 3 आर करेक्ट। अभी रिसेंटली जो एनरिका लेक्सी केस था इंडिया और इटालियन मरीन्स वाला, उसमें पीसीए ने जजमेंट दिया और इटालियन मरीन्स के केस को इटली के कोर्ट में ट्रांसफ़र किया। तो इससे ये न्यूज़ में आया पीसीए फिर से। तो पीसीए कन्वेंशन फॉर पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स 1899 से चलता आ रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगी इंटरनेशनल फोरम्स पे, यानी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगी स्टेट्स के बीच में, स्टेट एंटिटीज़ के बीच में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, और प्राइवेट पार्टीज़ भी पीसीए जा सकती हैं। यानी दो अलग अलग कंट्रीज़ की कंपनीज़ हैं, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वो भी पीसीए में जा सकती हैं। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड हेग में है और इंडिया इसका मेंबर है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अब इसी से लिंक्ड है दूसरा क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सीज ITLOS। ये आपको बताना है। तो इट इज़ वन ऑफ द डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज UNCLOS। It is composed of independent members who are elected from among person enjoying highest reputation for fairness and integrity and of recognized competence in field of law of the sea। तो 1 और 2। थर्ड आप देखेंगे इंडिया जो है UNCLOS का मेंबर है और अभी तक इंडिया का कोई भी पर्सन ITLOS में इलेक्ट नहीं हुआ है। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट है। देखो ये डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है अंडर यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज, ये बात सही है। इसमें अगर आप देखेंगे कि इंडिया का मेंबर जो है वो यहाँ पे इलेक्ट हो चुका है, तो 1, 2 and 3 तीनों करेक्ट हैं। ये फिर से जैसे मैंने अभी बताया, हमने पीसीए के केस में भी पढ़ा, इटालियन मरीन केस में, ये वहाँ से भी न्यूज़ में था। अब एक ट्रिब्यूनल है, देखो ITLOS क्या है, ITLOS क्या है, एक ट्रिब्यूनल है। इसने क्या किया, ये जितने भी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज के अंडर जो डिस्प्यूट आते हैं, ये देखो अनक्लॉस क्या है, एक तरह से इंटरनेशनल लॉ है जो हाई सीज के एरिया को गाइड करता है। मतलब हाई सी वो एक ऐसा एरिया सी का जो किसी कंट्री के अंडर नहीं आता, जो फ्री नेविगेबल चैनल्स होते हैं जिससे ट्रेड एंड कॉमर्स होता है। अब उसमें कोई डिस्प्यूट हुआ, किसी कंट्री के इकोनॉमिक जोन में कोई डिस्प्यूट हुआ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास कोई डिस्प्यूट हुआ, किसी कंट्री के वाटर्स में कोई डिस्प्यूट हुआ, इंटरनेशनल वाटर्स में, या उसके अपने एडजॉइनिंग वाटर्स में कोई डिस्प्यूट हुआ, ये सब UNCLOS के थ्रू डील किए जाते हैं। तो एक लॉ है। अब इसमें एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है। ट्रिब्यूनल में 21 इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज से रेपुटेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, कितना फेयर है, कैसे लोग हैं, इंटीग्रिटी कैसी है, इन सब चीज़ों पे। इसका ट्रिब्यूनल का जो हेडक्वार्टर है वो हैम्बर्ग जर्मनी में है। इस ट्रिब्यूनल में 161 पार्टीज़ हैं। ठीक है, बहुत सारी पार्टीज़ हैं, डिस्प्यूट्स को लेके यहाँ जाती हैं, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को लेके। इंडिया भी इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है। UNCLOS के ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड जिनका बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, वो सब इसके मेंबर्स हैं ऑलमोस्ट। अब इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट एक नीरू चड्ढा थी,
उनको 2017 में यहाँ पे जज अपॉइंट किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया का कोई भी पर्सन आज तक नहीं गया, इंडिया के मेंबर्स यहाँ पे, इंडिया के पर्सन्स यहाँ पे मेंबर्स बने हैं। चलते हैं क्वेश्चन 17 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू खोलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, खोलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, न्यूज़ में था। ये पहला जेवी है इंडिया और भूटान के बीच में, और इट इज़ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन लोअर कोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। आपको बताना है क्या इसमें से करेक्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 1 इज़ करेक्ट, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये इंडिया और भूटान के बीच में एक 600 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये फर्स्ट एवर जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है बिटवीन इंडिया एंड भूटान। अब यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द लोअर कोर्स ऑफ खोलोंगचू रिवर इन ईस्टर्न भूटान। ईस्टर्न भूटान के लोअर कोर्स पे है, ब्रह्मपुत्र के नहीं, ये है ईस्टर्न भूटान के लोअर कोर्स पे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र रिवर नहीं है, रिवर है खोलोंगचू रिवर। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, खोलोंगचू रिवर है और प्रोजेक्ट का नाम भी खोलोंगचू है। तो इससे आपको याद होना चाहिए कि खोलोंगचू रिवर पे खोलोंगचू प्रोजेक्ट इंडिया और भूटान के बीच में एक जॉइंट वेंचर के थ्रू स्टैब्लिश किया, 600 मेगावाट का है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे ये नहीं है। चलते हैं अम्ब्रेला मूवमेंट, न्यूज़ में था बहुत। इट इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज़। किससे एसोसिएटेड है अम्ब्रेला मूवमेंट? हांगकांग डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, म्यांमार कू, रेशियल अनरेस्ट इन यूएसए, फार्मर प्रोटेस्ट। देखो न्यूज़ में था अम्ब्रेला मूवमेंट, अभी फिर से न्यूज़ में था हाल फिलहाल में ही, हांगकांग डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट बेसिकली। अब चाइना ने क्या किया, नया नेशनल सिक्योरिटी लॉ बनाया, ठीक है, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल परसिक्यूशन शुरू कर दिया हांगकांग के लोगों का। ठीक है, रिसेंटली चाइना हांगकांग की लेजिस्लेचर की सीट्स को भी चेंज कर रही है, इलेक्टेड सीट्स कम कर रही है और नॉमिनेटेड सीट्स बढ़ा रही है, जिससे कि हांगकांग की लॉ मेकिंग में चाइना का एक इन्फ्लुएंस रहे। जैसा कि हमें पता है हांगकांग को चाइना को ब्रिटेन ने दिया था एक ट्रीटी के थ्रू। ठीक है, तो 100 साल की वो ट्रीटी थी, चाइना ने अभी से ही उस पर 50 ईयर्स की ट्रीटी थी, चाइना ने अभी से ही उस पर चेंजेस करने शुरू कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सिक्योरिटी, ये यूएन का जो था यूनाइटेड किंगडम ने इस सिक्योरिटी लॉ को क्लियरली दे के, इसको बना के चाइना को हैंडओवर किया था हांगकांग 1997 में एक जॉइंट डिक्लेरेशन के थ्रू। अब इसके थ्रू चाइना को हांगकांग की ऑटोनॉमी को मेंटेन रखना था, लेकिन चाइना ने लगभग 20 साल के बाद ही, 20 से 25 साल के बाद ही इस ऑटोनॉमी को ट्रांसग्रेस करना शुरू कर दिया। चाइना नहीं चाहता कि हांगकांग जो है वो ऑटोनोमस रहे, चाइना हांगकांग को वन चाइना पॉलिसी का एक इंटीग्रल पार्ट बनाना चाहता है। ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, इसी के चलते लोग वहाँ पे अपोजिशन में हैं, अपोज कर रहे हैं चाइना के इस मूव को, और चाइना जो है वो उसको बहुत ही ज़्यादा ब्लेटेंटली डील कर रहा है, बहुत वायलेंस के थ्रू उस मूवमेंट को कर्टेल कर रहा है। इसी मूवमेंट को हम कहते हैं अम्ब्रेला मूवमेंट। ये सीरीज़ ऑफ प्रोटेस्ट है 2014 से चली आ रही है, जो कह रहा है कि और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने चाहिए, जिसमें डेमोक्रेटिकली हांगकांग की एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का इलेक्शन हो। अब ये प्रोटेस्ट बढ़ती जा रही है, और ये प्रोटेस्ट जब 2019 में चाइना एक्स्ट्राडिशन लॉ लेके आया, जिसमें उसने ये लिखा कि हम पॉलिटिकल पर्सन्स को ईजिली या क्रिमिनल्स को हम ईजिली एक्स्ट्राडाइट कर पाएँ चाइना में, हांगकांग से चाइना में हम एक्स्ट्राडिशन कर पाएँ। वहाँ से प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि लोगों को ये लगने लगा कि इस तरह से चाइना क्या करेगा, जितने भी हांगकांग के लीडर्स हैं जो हांगकांग को डेमोक्रेटिक रखना चाहते हैं, चाइना उन सबको अरेस्ट करके एक्स्ट्राडाइट करके चाइना की कोर्ट में ट्रायल के लिए ले जाएगा। और जैसा कि एक बार वो चाइना पहुंच गए, उनका कोई अता पता नहीं चलेगा। रिसेंटली एक्सपैट कोटा बिल हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। किस कंट्री ने अभी रिसेंटली कहा कि इंडियंस जो हैं वो 15% से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन का पार्ट नहीं बनेंगे। देखो मिडिल ईस्ट की कोई कंट्री होनी चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो इतना मैंने आपको हिंट दे दिया। अब आप मुझे ये बताओ कि इन तीनों में से कौन सी वो मिडिल ईस्टर्न कंट्री है जिसने एक्सपैट का मतलब होता है जो बाहर से फॉरेनर्स आते हैं और कंट्री में कुछ एक टाइम के लिए रहते हैं, वो एक्सपैट्स होते हैं। अब एक्सपैट कोटा बिल, यानी जो बाहर से आने वाले भारतीय हैं उनकी पॉपुलेशन पर कोटा लगेगा कि अगर हमारी टोटल पॉपुलेशन का 15% एक्सीड वो नहीं हो सकते। इससे डर भी है, बहुत सारे इंडियंस को वापस भेज दिया जाएगा। कंट्री है कुवैत। कुवैत में देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, इंडियंस बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। कोविड के बाद ये माना जा रहा है कि सिचुएशन और ज़्यादा ग्रिम है, और ऐसे में अगर सारी जॉब्स इंडियंस ले जाएंगे तो फिर लोकल पॉपुलेशन क्या करेगी।
तो इसलिए कुवैत ने नेशनल असेंबली में इस बिल को अप्रूव कराया, कोटा बिल, और वो कह रहे हैं कि 15% ज़्यादा भारतीय नहीं होंगे। कहा जा रहा है 8 लाख भारतीय वापस भारत भेज दिए जाएंगे इसके चलते। कुवैत जो है वो अपनी डिपेंडेंस फॉरेन लेबर पे कम कर रहा है, क्योंकि अब उसके पास अब लेबर एक अच्छी मात्रा में हो गई है, ठीक है। तो दे हैव नाउ स्किल्ड लेबर्स, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इंडियंस यहाँ से आके या यहाँ आके जॉब्स ना करें, कम से कम इंडियंस आए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग जॉब्स में हों। अब कुवैत कहाँ पे, ये एक इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, मैप पे आपको कुवैत पता होना चाहिए, ये एक बार देख लेते हैं। अच्छा, इसी तरह का मूव यूएस से भी लेके आया था कि 60 डे बैन ऑन इमिग्रेंट एंड नॉन इमिग्रेंट वर्कर वीज़ा टिल एंड ऑफ 2020, ठीक है। तो उसने 2020 में आपने देखा होगा ट्रंप ने जाते जाते वर्कर वीज़ा पे बैन लगा दिया था, लेकिन वो बाद में बाइडन ने आके उसको चेंज किया और अब दोबारा से वीज़ा पॉलिसीज़ रिवाइव की जा रही हैं। तो जैसा हमें पता होना चाहिए, ये कुवैत है। पर्शियन गल्फ में अगर आप जाओगे, ठीक है, तो सबसे लास्ट जो आपको कंट्री मिलती है वो कुवैत मिलती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इसका बॉर्डर सऊदीया से है, दूसरी साइड इसका बॉर्डर इराक से है। और अगर आप देखेंगे कि इराक का जो पर्शियन गल्फ में ओपनिंग है वो बहुत ही बॉटल नेक है, क्योंकि एक तरफ कुवैत है और एक तरफ ईरान है। तो बस एक छोटा सा लैंड पीस इराक को पर्शियन गल्फ से कनेक्ट करता है, मेजॉरिटी कुवैत के पास है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। जैसे आपको याद होगा एक रीज़न भी रहा था, 2 दिन की वॉर हुई थी 1991 में कुवैत और इराक के बीच में। तो आपको पता होना चाहिए कुवैत कहाँ पे है, कुवैत मैप में कहाँ पे, और वेस्ट एशिया में क्या पोजीशन है। चलते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्लेसेस समटाइम मेंशन इन न्यूज़। इंटरनेशनल प्लेसेस एंड न्यूज़ में रहती हैं। जैसे एक आइकॉनिक हाया सोफिया म्यूजियम की बात चल रही थी इस्तांबुल में, ठीक है। ऐसा यहाँ कहा जा रहा है कि ये इस्तांबुल टर्की में लोकेटेड है। नतान्स फैसिलिटी न्यूज़ में रहती है, ये एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की। आपको बताना है कहाँ कहाँ पे स्टैब्लिश्ड है प्लेसेस, क्या ये दोनों चीज़ें ठीक हैं, ठीक है। तो स्क्रीन को पॉज करो। आपको याद होगा टर्की में अर्दोगान ने रिसेंटली क्या किया, जो हाया सोफिया मॉस्क है, जिसे HAGIA लिखा है हाया सोफिया, ये इसको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया। मॉस्क नहीं था, ये एक तरह से म्यूजियम बन चुका था, इसे मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया। तो कहा जा रहा है जो टर्की सेकुलर था वो वापस से एंटी सेकुलर या फिर मुस्लिम कंट्री बनता जा रहा है। अब इस मॉस्क की हिस्ट्री क्या है, ये पहले कैथेड्रल हुआ करता था 14 सेंचुरी तक, फिर उसके बाद ऑटोमन एम्पायर ने इस पर कब्जा किया, इसको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया। 1927 के आसपास जब टर्की जो है वो सेकुलर कंट्री बना, तो उसको लगा इस मॉस्क का क्या करें, तो उसने इसको एक म्यूजियम बना दिया, ना हिंदू का, ना मुस्लिम का, ना क्रिश्चियन का, इसको म्यूजियम बना दिया। अब वापस से इसको मॉस्क बनाया जा रहा है, इसलिए न्यूज़ में है। तो याद रखना जो हाया सोफिया मॉस्क है वो इस्तांबुल टर्की में फेमस प्लेस है, बहुत सारे आपको शूटिंग्स में दिख जाएगी बॉलीवुड की, एक था टाइगर में भी इसको दिखाया गया है। नतान्स एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है ईरान में, ये बात सही है। इसी फैसिलिटी को IAEA जो है वो बार बार इसको एक्सप्लोर करना चाहता है, इंस्पेक्शन करना चाहता है, और जो ईरान है वो ब्लॉक करता है उस इंस्पेक्शन को। तो हाया सोफिया के बारे में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। इसको आप एक बात देख लो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। तो या एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये मॉस्क है। दूसरी चीज़ है नतान्स जो है वो न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान में। ये एक ईरान का पहला पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट भी है, मतलब ईरान मेजर जो अपने फ्यूल एनरिचमेंट करता है वो नतान्स फैसिलिटी में करता है, और ये बहुत न्यूज़ में रहती है। ये पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी चल रहा है काफ़ी समय से, क्योंकि ईरान जो है इसका इंस्पेक्शन अलाउ नहीं करता टाइम टू टाइम। तो आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। कल मिलेंगे अगले सेट में, आगे के 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जल्दी से इनका क्विक रिवीजन करते रहिए, PDFs को डाउनलोड कर लीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी कनेक्ट हो जाइए। मिलेंगे अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।